सो वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे पास है कुछ वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड और उस टाइम से रिलेटेड मिस्ट्रीज। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और बाकी हम मतलब कितना वाइल्ड जा सकते हैं, हाँ वो तो देखेंगे, है ना। हमारी खुद की थ्योरी खाली मतलब कि वर्ल्ड वॉर पे ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो अब बात ये है कि जब मैंने पहले भी कई बार वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ना चीज़ें पढ़ी हैं, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तो उसमें ना एक चीज़ बार बार आती थी, फू फाइटर्स। तो मैंने कहा कि चलो फू फाइटर्स के बारे में देखता हूँ भाई। तो जब मैंने फू फाइटर्स के बारे में देखा, पढ़ा, थोड़ा सा ढूंढना शुरू करा, तो पता चला कि जो हम आज के टाइम पे यूएफओज वगैरह डिस्कस करते हैं और रोजवेल क्रैश हुआ था उसके बाद जो यूएफओज की सारी कहानियाँ बनी, उससे भी पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कई सारे जो एयरफोर्स के पायलट्स थे वो जब आसमान में अपने फ्लाइंग जेट्स में उड़ते थे, तो उन्होंने ऐसी कई सारी कहें कि एनॉमलीज रिपोर्ट करते थे वो, और देखी और रिपोर्ट करी अपने सीनियर्स को। तो ये शुरू होती है सारी की सारी बात जब 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 का जब मतलब आफ्टर एंड जस्ट एंड ही हुआ था, उसके थोड़े टाइम बाद ही 415th नाइट फाइटर स्क्वाड्रन करके एक पूरी एयर स्क्वाड थी यूएसए की। तो उनके जो एक पायलट थे लेफ्टिनेंट फ्रेड रिंगवॉल्ड, तो वो अपने साथी के साथ फ्लाई कर रहे थे। होता है ना, एक आगे जेट उड़ाता है और पीछे एक बंदा बैठता है। तो वो अपने साथी के साथ फ्लाई कर रहे थे वो। और रात में बेसिकली उनका काम ये होता था कि देखना कि कोई दुश्मन देश का फाइटर जेट या कोई भी स्पाई प्लेन तो नहीं है उनकी टेरिटरी में, या फिर ज़मीन पे वो देखते थे ऊपर से कि कहीं से कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रही है, कुछ भी इस तरीके की कोई सीक्रेट काइंड ऑफ बंकर या स्ट्रक्चर तो नहीं बना रही है कोई एनिमी आर्मी जो है। तो उनका ये काम होता था। तो उस रात उन्होंने क्या देखा कि आसमान में एक अजीबोगरीब काइंड ऑफ लाइट दिखी उन्हें। ठीक है, वो उड़ रही है, दूर थी उनसे वो काफ़ी, और वो उड़ रही थी और ना वो ब्लिंक कर रही थी। तो जो क्या कहते हैं, ये फ्रेड रिंगवॉल्ड, उसने अपने साथी से बोला कि यार तुम्हें भी दिख रहा है वो जो मैं देख रहा हूँ? तो उसने बोला कि हाँ दिख रहा है मेरे को भी। तो पहले तो उनको यही हुआ कि क्या ये कोई स्पाई प्लेन है एनिमी आर्मी का। तो वो जैसे उसके पास जाने की कोशिश करें तो वो भी मूवमेंट, उस लाइट ने भी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर उनका सबसे पहला जो रिएक्शन था वो तो यही था कि उन्होंने अपना जो क्या कहेंगे उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या जो रडार पे जो उनका आर्मी बेस था वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया रेडियो के थ्रू कि भाई ऐसे ऐसे, क्या तुम्हें दिख रहा है कि हमारे साथ कोई और भी प्लेन उड़ रहा है आसमान में? क्या और भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद है? तो रेडार पे दिखता है सब कुछ। तो उनके जो साथी थे जो रेडार पे देख रहे थे आर्मी बेस पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आसमान पूरा खाली है, सिर्फ रेडार पे तुम ही लोग दिख रहे हो और कोई नहीं दिख रहा। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि भाई जब अगर रेडार पे वो लोग दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रेडार परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं से कहीं तक थ्योरी रह ही नहीं जाती है कि रेडार क्या पता काम ना कर रहा हो ढंग से, या कोई ग्लिच हो। अगर होता तो वो उनका भी प्लेन नहीं दिखना चाहिए था ना रेडार पे, लेकिन वो तो दिख रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई और चीज़ नहीं दिख रही। तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें कि भाई हमने ऐसा ऐसा है और ये एक काइंड ऑफ ग्लोइंग ऑरेंजिश लाइट हमें दिख रही है और वो ग्लो कर रही है, हम पूरा ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे, हमें ये बस काफ़ी बड़ी राउंड लाइट दिखाई दे रही है हमें एक। ठीक है, और हमसे काफ़ी दूर है और हम इसकी तरफ जैसे जा रहे हैं तो ये मूव भी कर रही है और हमसे तेज़ चल रही है ये। तो ऐसे बात, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम पीछा करो इसका और एंगेज मत होना अगर जब तक ये तुम पे कोई हमला नहीं करती है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है ये। तो उसके बाद
वो उसका पीछा करने लगे, एकदम से क्या होता है वो गायब हो जाती है। तो जैसे ही गायब होती है तो अब वो देखने लग गई कि है कहाँ ये। अब होता क्या है कि वो अपना जो जेट है वो दोनों बंदे फ्लाई कर रहे हैं अपना, ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें महसूस होता है कि वो जो लाइट है वो उनके ऊपर चमक रही है। अच्छा। ठीक है, तो अब वो देखें कि भाई, अब उनको दिख वो लाइट जैसी रही है। अब उनको ये हो गया कि भाई ये एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कुछ चीज़ है ये हमारे ऊपर हमला करने वाला है। तो फाइटर प्लेन्स के बीच में क्या होता है ना, जो वो आपस में एक दूसरे का पीछा करते हैं उसको कहते हैं डॉग फाइट। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना प्लेन जो है डॉग फाइट के लिए पूरा एंगेज कर लिया। वो भी पूरा उड़े और उसकी तरफ गए, और ठीक है कि भाई हम भी अपनी पोजीशन लेते हैं और फायर वगैरह करेंगे उसके ऊपर। जैसे ही उन्होंने वो चीज़ लेनी शुरू करी तो वो जो था फ्रेड, उसने बताया कि जो भी वो चीज़ थी उसको ये पता चल गया था कि हम भी एंगेज करने वाले हैं। ठीक है, और एकदम से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस लाइट में से कहते हैं कि स्पार्किंग काइंड ऑफ थिंग हुई, कि जैसे उसके अंदर से कुछ स्पार्किंग इजेक्शन हो रहा है। वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है और इजेक्शन हो रहा है और वो एकदम चुटकियों में गायब हो गई। फ्रेड बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में और वर्ल्ड वॉर 2 के पूरे टाइम पीरियड में, जितनी भी टाइम तक उसने प्लेन उड़ाया, कि मैंने इतनी तेज़ उड़ने वाली चीज़ आज तक नहीं देखी थी। और मैंने ना कई सारे इंटरव्यूज़ भी देखे थे, जो रॉयल एयर फोर्स है, ब्रिटिश एयर फोर्स भी जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स, फ्रांस एयर फोर्स, ठीक है, और यूएस एयर फोर्स के उनके जितने भी फाइटर पायलट्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे। यूट्यूब पे अगर कोई बंदा सर्च करेगा ना, फू फाइटर पायलट इंटरव्यूज़ करके ऐसे सर्च कर देगा तो वर्ल्ड वॉर 2 पायलट इंटरव्यूज़ फू फाइटर्स ऐसे करके सर्च कर देगा तो एक वीडियो आएगी। तो उसमें क्या, उसमें लिखा हुआ है टाइटल कि वर्ल्ड वॉर 2 पायलट इंटरव्यूज़ हु सॉ फू फाइटर्स या फू फाइटर एनकाउंटर्स। तो उसके अंदर कई सारे पायलट्स के इंटरव्यूज़ हैं। तो जैसे मैंने एक ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के पायलट का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें इंटरव्यूअर उससे पूछ रहा था कि क्या एक्सपीरियंस था आपका, आपने कब देखी वो चीज़। तो उसने बोला कि भाई देखने से पहले मैंने कहानियाँ सुन रखी थी, क्योंकि बात हो चुकी थी वायरल कि आसमान में कुछ ऐसी अजीबोगरीब एनॉमलीज जो हैं वो देखी जा रही हैं। और जो फाइटर पायलट्स थे जो उनके साथी देशों के साथ मिलके फाइट कर रहे थे एनिमीज से, तो वो खबरें फैलने लगी थी एक बेस से दूसरे बेस में कि भाई ऐसा ऐसा किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है। तो अब होता क्या है कि वो भी एक दिन अपना प्लेन लेके उड़े और रात को चले। तो उसने बोला कि मैं क्या देखता हूँ कि दूर आसमान में, बोल रहा था कम से कम उनसे 50-60 फीट दूर, एक येलोविश और पिंकिश काइंड ऑफ लाइट जल रही थी। ठीक है, उस लाइट में 2 तरह के ग्लो आ रहे थे, येलो और पिंक। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने वो देखा उनको वो चीज़ रिकॉल हो गई कि क्या ये वही चीज़ है जिसको देखने की बात बाकी सारे क्या कहते हैं जेट पायलट्स भी कर रहे हैं। अब उन्होंने उसका पीछा करना शुरू करा उस चीज़ का। तो होता यह है कि भाई वही सेम चीज़ की वो उन्होंने ही बोला कि भाई उस लाइट ने भी मूव करना शुरू कर दिया। वो जो चीज़ थी वो जानती थी कि उसका पीछा हो रहा है। अब इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि भाई वो चीज़ दिखने में कैसी थी, क्या स्ट्रक्चर था, वो बताओ हमको। क्या वो किसी एक कन्वेंशनल प्लेन जैसा था जैसा आप लोग उड़ा रहे हो, या जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की जो एनिमी कंट्रीज थी, ठीक है, वो लोग उड़ा रहे हैं, वैसा कुछ था। तो उसने कहा कि नहीं, वैसा कुछ था ही नहीं। वो एक काइंड ऑफ सर्कुलर स्फेरिकल लाइट थी, ग्लो था एक लाइट का, उसके अलावा कुछ चीज़ नहीं थी वो। और जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे कि देखें, वो कह रहे कि उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि मैं उसको पकड़ ही नहीं पाया। फिर सेकेंड इंटरव्यू था फ्रांस एयर फोर्स के पायलट का, तो उससे भी सेम यही चीज़ पूछ रहा था इंटरव्यूअर कि भाई क्या चीज़ थी वो भी सेम यही चीज़ एक्सप्लेन करता है कि भाई मैं रात को उड़ रहा था, हमारे कैंप में भी ये सारी बातें
फैल चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे पायलट्स ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। और जैसे ही बोला कि मैं रात को एक दिन उड़ रहा था, मेरे को भी एक ऐसे ही ग्लोइंग लाइट दिखी दूर, और ग्लोइंग लाइट दिखी मेरे को, पीछा करा, कि जैसे ही मैंने उसका पीछा करना शुरू करा वैसे ही वो लाइट एकदम आगे, और कह रहा कि कोई उस ऑब्जेक्ट ने, कोई कहते हैं ना कि एक ट्रेल होता है ना, कोई कहें कि फ्यूल ट्रेल था, फ्यूल इजेक्शन जो होता है पीछे से जेट का, कि हाँ भी कोई चीज़ चल रही है तेज़ी से, तो हाँ फायर ट्रेल निकल रहा है, बूस्टर कुछ हो रहा है, बूस्टर ट्रेल वगैरह कुछ नहीं था ऐसा कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ से जा रही है, ठीक है, कुछ नहीं था ऐसा। ऐसा लगा कि कोई बलून काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, जो ग्लो हो रहा है और मूव कर रहा है वो, और या तो वो इंटेलिजेंटली खुद चल रहा है या उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो जो फ्रांस एयरफोर्स का जो पायलट था उसने कहा कि पहले तो मैंने ये थ्योरी बनाई अपने दिमाग में कि शायद ये एंटी एयरक्राफ्ट शेल है। क्या होता था, आज भी यही होता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट कैनन्स होती हैं, कि ऊपर आसमान में कोई फाइटर जेट उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर्स उड़ रहा है, उनको नीचे से मार गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और कैनन्स और गन्स लगाई जाती हैं, और उस टाइम पे शेल्स हुआ करते थे। तो उसको लगा कि ये किसी टाइप का एंटी एयरक्राफ्ट शेल है जिसको कोई कहीं और से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ये आसमान में इसलिए छोड़ा जाए कोई भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दिखे एनिमी साइड का, ठीक है, तो उसको मार गिराया जा सके। कह रहा लेकिन वो थ्योरी भी उसकी तब फेल हो गई कि जब उस ग्लोइंग लाइट ने उस पर हमला ही नहीं किया। कह रहा कि जिस डिस्टेंस पे वो पायलट खुद था, तो उसने ये बोला था कि जितना क्लियरली मैं उस चीज़ को देख पा रहा था उतना ही क्लियरली वो भी चीज़ उसे देख पा रही होगी, और अगर उसे अटैक करना होता तो वो उस टाइम पर अटैक कर देती मेरे ऊपर। फिर वो बताता है कि भाई इंटरेस्टिंग बात ये हुई उसके बाद कि जैसे ही वो अपने वापस बेस पे आया, लैंड हुआ, और उसने अपने सीनियर्स को ये बात रिपोर्ट करी। ऐसे ही उसके साथ 2 पायलट्स और आए साथ में कि हाँ हमने भी ये चीज़ देखी है। तो वो बताता है कि जोकिंगली बोलता है कि भाई पहले तो मेरा सीनियर था, उसने जो आर्मी हॉस्पिटल का साइकाइट्रिस्ट विंग थी वहाँ कॉल करा और बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे 3 बंदे हैं, उनको ज़रा तुम देखो, इनको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, रात को इन्हें आसमान में ये कहते हैं रंग बिरंगी उड़ती हुई लाइटें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि वो प्लेन्स भी नहीं है, स्फेरिकल ऑर्ब्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको। तो उन्होंने अपने सीनियर से बोला कि नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बीच में और एक कुछ अनएक्सप्लेन्ड थिंग के बीच में और जो उड़ रही है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। कोई नॉइज़ नहीं था, ठीक है, कोई इंजन की रंबलिंग नहीं थी जिस तरीके से फाइटर जेट की आवाज़ होती है, कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा था कि कोई एक वेटलेस चीज़ है जो उड़ रही है और उसमें स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है उसमें, कि ऐसा नहीं है कि फ्लोट होते हुए कहीं भी चली जा रही है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रही है और क्या कहते हैं डिसाइड करके अपना रास्ता बदल रही है, लेफ्ट एंड राइट मूव हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे फ्लोटिंग कुछ लाइट है जो अपने आप ही ऐसे उड़ते हुए जा रही है आसमान में। तो जो फ्रांस एयरफोर्स का जो पायलट था थोड़े टाइम बाद बोलता है कि 2-3 दिन बाद ही उनके सीनियर्स ने उसको बुलाया। कह रहा वहाँ 2-3 सीनियर्स बैठे हुए थे कैंप में और उन्होंने हमें बुलाया, बोला जो भी कुछ तुमने देखा है, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना, और अगर तुमने ये बात बाहर जाके और लोगों को बताई, जितने लोगों को बता चुके हो उसके अलावा और लोगों को बताई, तो जो ये वॉर है ना ये तुम्हारे लिए ओवर हो जाएगी। मतलब कि तुम्हें उठा के घर भेज दिया जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर तुमने बोला कुछ भी इसके बारे में। तो कि फ्रांस एयरफोर्स का जो पायलट था वो कहने लग गया कि भाई उस मोमेंट पे हमें समझ में आ गया कि ये ज़रूर कोई ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ है जिसके बारे में शायद जो बहुत हायर ऑफिशियल्स हैं उनको जानकारी है,
कि ये चीज़ें हैं क्या, पर वो किसी और को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलने देना चाहते, चाहे वो कि कोई भी रीज़न हो। बट ये था कि हाँ, ये कुछ एक ऐसी कहें कि अनएक्सप्लेन्ड चीज़ थी जो कोई भी नहीं समझ पा रहा था। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी गई थी कि फू फाइटर्स के बारे में, कि आसमान में जैसे एयरफोर्स बेस पे खड़े हुए हैं सब लैंडिंग स्ट्रिप्स पे, तो वो एकदम से कोई फास्ट मूविंग लाइट आती है, जुप करके निकलती है, और वही चीज़ थी कि हाँ, इतनी तेज उड़ती हुई चीज़ उस टाइम तक किसी ने नहीं देखी थी। तो सब लोग शॉक थे कि मतलब ये चीज़ है क्या। तो ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे। तो कोई सोच रहा था क्या ये नाज़ीज़ ने उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस चीज़ बना ली है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बनाई थी पहली। तो उनको लगा कि क्या ये वही मिसाइल है, क्योंकि उस मिसाइल के अंदर सबसे पहला जो जीपीएस गाइडिंग सिस्टम था, ठीक है, वो था उस मिसाइल के अंदर। तो उनको लगा क्या पता ये वैसी ही कोई चीज़ हो, ठीक है। तो बट नहीं। और ड्रोन्स वगैरह तो होना उस टाइम पे इम्पॉसिबल था, क्योंकि ड्रोन्स वाली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पे। तो वो चीज़ का नहीं पता चला कि क्या था। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1947 में वो जो केनेथ आर्नोल्ड वाला इंसिडेंट है कि एक प्राइवेट एयरप्लेन पायलट था, वो अपना प्लेन लेके उड़ रहा था, तब उसने रात को देखा कुछ मिस्टीरियस लाइट्स उड़ते हुए। तो उसकी जब खबर अखबार में छपी तो उसने कहा था कि जो वो चीज़ें थी वो क्रेसेंट शेप्ड मून थी, और उनकी स्पीड ऐसी थी कि जैसे मतलब सॉसर्स को हम हवा में फेंकते हैं और वो जुप हाई स्पीड में उड़ के जाती हैं, तो वो उस तरीके से वो ट्रैवल कर रही थी। तो जब अखबार में ख़बर भी छपी थी तो केनेथ आर्नोल्ड का जब इंटरव्यू लिया था कई लोगों ने, तो उसने बोला था कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो फ्लाइंग सॉसर है, ये तो अखबार वालों ने इसको ये टर्म दिया है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो चीज़ फ्लाइंग सॉसर्स है। तो शायद वो वही फू फाइटर्स थे जो केनेथ आर्नोल्ड ने देखे। फिर उसके बाद जो रॉसवेल न्यू मैक्सिको का केस होता है, और उसके बाद फिर पूरा जो यूएफओ वाला जो क्या कहते हैं काइंड ऑफ लोर है वो स्टार्ट हो जाती है फिर वहाँ से। तो ये जो यूएफओ वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से चल रही है बेसिकली। बस उनको उस टाइम पे फू फाइटर्स कहा करते थे। तो फू फाइटर्स भी इसलिए कहा करते थे क्योंकि बेसिकली यूएस के अंदर एक बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही फेमस कार्टून कॉमिक बुक छपती थी, जिसके अंदर एक बंदा था, उसका नाम था फू करके कुछ था। तो बेसिकली फू का मतलब होता है नॉनसेंस, ठीक है। तो जब वो देखते थे आपस में, सो फाइटर इसलिए कहते थे क्योंकि वो समझते थे कि किसी टाइप का फाइटर जेट है, तो इसलिए फू फाइटर मतलब इट्स अ नॉनसेंस फाइटर जेट, की ये सेंस ही नहीं बना रहा है कुछ भी, कितनी हाई स्पीड पे चल रहा है, ये अटैक नहीं कर रहा है किसी को, ना किसी तरह की कोई इंजन साउंड है, ना किसी तरह की कोई कहते ना कि आफ्टर बर्न दिखाई दे रहा हमें इसके, ना कोई ट्रेल दिखाई दे रही है हमें इसकी कि चल के जा रहा है, ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ये। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट्स अ फू फाइटर, नॉनसेंस फाइटर है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है और कि कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं बना रहा लेकिन वो उस मोमेंट पे कि ये है क्या, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा कि फू फाइटर। तो यही चीज़ है भाई। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि चल अब जैसे कहीं लड़ाई होती है ना, ये तो हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम लोग ऐसे प्लेन्स नहीं बना पा रहे हैं कि जो साइलेंटली मूव कर सकें। हाँ, हमने वो तो बना लिए ईवी वगैरह की जो साइलेंटली मूव करती हैं रोड पर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि हवा में कोई अगर चीज़ उड़ रही है तो वो एकदम साइलेंटली उड़ सके, जिससे कि पता ही ना चल पाए कि कुछ गया है। और फिर दूसरी चीज़ ऐसी है ना कि जैसे तूने बताया ईवीज़ हैं, ईवीज़ भी जब रोड पे चलती हैं तो उनके जो वो टायर की नॉइज़ है वो ज़्ज़ वाली वो तो आती है, वो तो टायर नॉइज़ तो आती है। वो भी ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एकदम शांत जा रही है एकदम हवा की तरह, वो तो है ही नहीं। वो तो है कि जब आप उसको बहुत स्लो चलाओगे 15, 20, 25, 30 की स्पीड पे, तब वो आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको भी इतनी हाई स्पीड में चलाओगे तो वो भी वो आवाज़ करती है, वो पता चलता है कि हाँ पीछे से कोई चीज़ आ रही है,
कोई बंदा ये ना कर पाए कि हाँ कार आ रही है बट पता चलेगा कि पीछे से कुछ चीज़ आ रही है, हाँ। ठीक है। और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोट कर रही है पर इसके पास हाई स्पीड भी है और एक डायरेक्शन भी है इसके पास। ऐसा नहीं कि हमने हीलियम से भरा हुआ बलून आसमान में छोड़ा और वो हवा के साथ साइलेंटली फ्लोट करता हुआ जा रहा है, ना उसके पास स्पीड होती है ना उसके पास डायरेक्शन होती है, वो बस फ्लोट करता रहता है। लेकिन जो वो ऑर्ब्स ऑफ लाइट या स्फीयर्स ऑफ लाइट देख रहे थे वो, जिनको उन्होंने फू फाइटर्स कहा, उनके पास स्पीड भी थी, डायरेक्शन भी थी, बट उनके पास उन फू फाइटर्स में कोई नॉइज नहीं था, कोई आवाज नहीं थी किसी भी तरह की। मेरे दिमाग में बहुत टाइम से एक थ्योरी है कि जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो इन जो भी ये चीज़ें हैं, है ना, इन्होंने जो अपने स्पेस क्राफ्ट्स बनाए, है ना, जैसे हमारे में है कि वेदास में कि विमानास का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी विमानास कैसे दिखा रखे हैं कि मतलब एक स्टोन लाइक एक बॉडी है, उसी में सारा जितना भी उनका प्रपल्शन सिस्टम है, जो भी एरोडायनामिक्स उनका वो सब है, वो उस तरीके से सेट कर रखा उन्होंने एक चट्टान में, ठीक है। तो मेरी थ्योरी ये थी कि जब कुछ भी नहीं था, जब बिग बैंग हुआ, है ना, और इन चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऐसी सभ्यताएं बनी, ऐसी ये चीज़ें बनी जिन्हें हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो इन्होंने अपने जो जिनको हम यूएफओज कहते हैं, जिनको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, है ना, तो उन्होंने वो कैसे बनाए कि मतलब सपोज कर कि एक अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी सी चट्टान उड़ रही है, उड़ रही है क्या, वो फ्लोट कर रही है अपने उससे। तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ फ्लोट कर रही है, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से इसको खोखला करेंगे और उसके अंदर पूरा जितना भी मैकेनिज्म है वो सब फिट करेंगे, इसको एक चलने लायक चीज़ बनाएंगे, है ना। तो उन्होंने अपने, और उसका ये भी है कि अगर वो उसको कहीं ले करके जाते हैं, जैसे किसी प्लेनेट पर लेके गए, तो प्लेनेट में एंटर करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि वो चीज़ बर्न ना हो जाए, हाँ, स्ट्रक्चर ना टूट जाए, स्ट्रक्चर ना टूट जाए। लेकिन अब वो है ऑलरेडी इतनी क्या नाम है, मैसिव है कि एक स्टोन है भाई, एक मैसिव चट्टान है, जो अगर किसी भी प्लेनेट के एनवायरनमेंट में एंटर करेगी तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने का, ठीक है। और बिगड़ेगा भी तो कुछ चीज़ें टूट के गिरेंगी, मतलब थोड़ी बहुत चट्टान गिर सकती है, तो हो सकती है, लेकिन वो इतना मैसिव है कि ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने उन चट्टानों का यूज़ करके उसके अंदर ही अपना जो भी सिस्टम है वो बैठाया, और वो चट्टानों के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं हर जगह। तो मेरे दिमाग में यही थ्योरी चल रही थी कि उन्होंने अपने प्लेन्स, अपने यूएफओज, अपने जो भी थिंग्स हैं वो कैसे बनाए थे, क्या वो चट्टानें थी। और जैसे कि हम अपने इसमें भी देखते हैं कि हिंदुइज्म में कि बड़े बड़े मंदिर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका फॉर्म ही ऐसा है कि वो एक स्पेस क्राफ्ट बन सकता है। तो ये थ्योरी थी वो। तुझे क्या लगता है कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक पत्थर को चलने लायक थिंग बना सकें? वैसे देख, पॉसिबिलिटी तो इस बात की हो सकती है कि हाँ, अगर स्पेस ट्रैवल के लिए हम कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहें कि हाँ, जो मतलब बाहर से कहीं की फुल प्रूफ हो, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ हो, ठीक है, कि अगर कोई छोटा मोटा एस्टेरॉयड टकरा भी रहा है उस स्ट्रक्चर से तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। वहीं अगर मेटल के स्पेसशिप से कोई एस्टेरॉयड टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि या तो वो सिविलाइजेशन कुछ इस तरह के स्पेशल मेटल्स यूज़ कर रही हो कि जो हो इंडिस्ट्रक्टिबल टाइप, जैसे वो वकांडा फॉरएवर का वाइब्रेनियम हो गया, हाँ, ठीक है, या फिर थॉर का जो वो स्टॉर्म ब्रेकर है जिस मटेरियल से बना है, या तो वो हो गया, ठीक है।
तो इस टाइप के या तो इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल्स हो, ठीक है, जैसे कि टाइटेनियम ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल माना जाता है। टिन के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा झेल सकता है उस चीज़ को। बट फिर ये चीज़ होती है कि अगर सपोज दैट कि टाइटेनियम है, सबसे पहले तो टाइटेनियम के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, कि मतलब उसको मोल्ड करना थिन शीट ऑफ मेटल्स में, वो बहुत बहुत हार्ड है। मतलब उसके लिए हमें चाहिए कि इमेंस लेवल ऑफ पावर एंड मशीनरी चाहिए कि हम उस टाइटेनियम को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड कर सके, उसको बना सके। फिर उसके बाद चलो हमने बना भी लिया, ठीक है, तो टाइटेनियम से बने हुए स्पेस क्राफ्ट का वेट ही इतना होगा कि करंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास अभी, ठीक है, अभी इस टाइम पे जो मौजूद है, जो स्पेस क्राफ्ट इंजन मौजूद है, या तो वैसे इंजन हमें डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो कि अभी जी हम 4 इंजन लगाते हैं, तो सपोज करो कि हमें 4 की जगह 8 लगाने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ, 8 इंजन लगेंगे, तो 8 के इंजन का भी वजन है, फिर स्पेस क्राफ्ट का भी वजन है, फिर वजन और बढ़ गया। फिर उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्या उसके अंदर 8 इंजन फिट भी हो सकते हैं? ये भी तो देखना है हमें। अब पता चला 8 इंजन उसके अंदर फिट ही नहीं हो रहे, तो सेंस ही नहीं बनता। और तो क्या कहते हैं, 2 या 3 इंजन के साथ वो स्पेस क्राफ्ट उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वेट ही इतना है। तो इसलिए तो वो जो स्पेस क्राफ्ट बनते हैं आज के टाइम पे, वो क्या कहते हैं स्पेस ग्रेड मेटल होता है, वो एलॉयज यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम एलॉयज होते हैं, मैग्नीशियम एलॉयज होते हैं, उन सब का यूज़ करके वो बनाते हैं वो, ठीक है। तो या तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि भाई हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेटल हो उनके पास, और प्रपल्शन टेक्नोलॉजी, मतलब प्रपल्शन टेक्नोलॉजी हो वो किसी फ्यूल के बर्न होने वाली ना हो, क्योंकि जैसे सपोज करते हैं जैसे हमें किसी एयरक्राफ्ट की जरूरत ना, आवाज खत्म करनी है, उसकी आवाज खत्म करनी है। और सपोज करके कोई भारी से भारी एयरक्राफ्ट है, सपोज करके जैसे कोई एलियन सिविलाइजेशन है या कोई एडवांस सिविलाइजेशन है, ठीक है। सपोज कर मैं ही कोई अगर एडवांस सिविलाइजेशन का साइंटिस्ट होता और मुझे टाइटेनियम का एक स्पेस क्राफ्ट बनाना है, कि भाई मेरे पास टाइटेनियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल अवेलेबल राइट नाउ, ठीक है, और मुझे टाइटेनियम का स्पेस क्राफ्ट बनाना है भैंस की, कि भाई इस पे कुछ भी टकरा जाए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। मैंने स्पेस क्राफ्ट बनाया, तो अब उस स्पेस क्राफ्ट को एफर्टलेसली उड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। जब उस स्पेस क्राफ्ट के ऊपर ग्रेविटी ही काम नहीं करेगी तो वो अपने आप उड़ेगा ना, वो ऐसे है, वो ऐसे अपने आप, ग्रेविटी ऑफ हो गई उसके अराउंड तो वो अपने आप उड़ेगा। फिर उसके बाद बस उसको थोड़ा सा पुश देने के लिए या तो मैं प्लाज्मा रिएक्टर यूज़ कर सकता हूँ या कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, वो बिना किसी आवाज़ के एफर्टलेसली उड़ेगा, क्योंकि उसको पुश नहीं करना पड़ रहा है। एक जो जेट है या फिर जो हमारे बड़े बड़े पैसेंजर फ्लाइट्स है, ये इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें फ्लोट रहने के लिए बहुत हाई आरपीएम्स पे अपने इंजन्स को घुमाना पड़ता है। फिर वो इंजन्स एयर सक करते हैं और फिर थ्रस्ट क्रिएट करते हैं, जिस वजह से वो आवाज़ करते हैं और वो आगे उड़ते हैं वो, ठीक है। वो इंजन के ऊपर इमेंस प्रेशर है उनको हवा में बनाए रखने का, इसलिए उनसे इतनी आवाज़ आ रही है। इतना बड़ा एक बोइंग प्लेन की आवाज़ इतनी होती है किसी इंसान के कान फाड़ दे। अरे भाई, थ्रस्ट उसके अंदर से इतना जनरेट होता है कि एक एक्सपेरिमेंट भी किया था शायद डिस्कवरी पे, मैंने देखा था। तो एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, बोइंग 747 मान सकते हो तुम या एयरबस जो मान सकते हो तुम, ठीक है। उन्होंने उसके जो इंजन होता है उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, ठीक है। गाड़ी होगी कम से कम 10 या 15 फुट की दूरी पे, ठीक है। और उन्होंने उसका इंजन ऑन करा। भाई उस गाड़ी का ना पूरा जो था उड़ गया, पूरा का पूरा सब कुछ। इतना तगड़ा थ्रस्ट होता है
अगर एक इंसान खड़ा कर दे कि इंसान तो उस थ्रस्ट से ही मतलब कहाँ कितनी दूर जाएगा, फट जाएगा पूरा उस थ्रस्ट, पता नहीं चलेगा वो तो। ठीक है। और सोचिए खाली एक प्लेन का बता रहा था, ये एक प्लेन का बता रहा, रॉकेट्स का। रॉकेट्स तो जब वो उड़ता है तो तूने देखा होगा कितनी किलोमीटर दूर लोगों को बैठाया जाता है, और उसके बाद भी इतनी रंबलिंग नॉइस आती है कि धरती कांपने की चीज महसूस होती है एकदम, ठीक है। तो वही सपोज दैट कि एक एयरक्राफ्ट है और वो एंटी ग्रेविटी इंजन लगा हुआ है उसमें, वो वहाँ खड़ा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के नीचे ही आप लोगों को खड़ा कर दो, पायलट को कुछ नहीं करना, ठीक है भैया, एंटी ग्रेविटी इंजन ऑफ, ठक एक बटन दबाना, बस वो एयरक्राफ्ट अपने आप धरती से ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। अब ग्रेविटी उसके ऊपर काम नहीं कर रही तो वो ऐसे ही बस ऊपर उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा और पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। कोई साउंड नहीं, कोई इंजन की रंबलिंग नॉइस नहीं, कोई आफ्टर बर्न नहीं, कुछ भी नहीं। अब सोचना अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कोई प्लेन उड़ाना या ऐसी ऑब्जेक्ट उड़ाना कितना इजी हो जाएगा कि अगर उसे बैक जाना है तो इजीली वो जा पाएगा, रनवे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी जो हर फाइटर जेट या फिर हर पैसेंजर फ्लाइट को उड़ने के लिए रनवे की ज़रूरत पड़ती है, वो रनवे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलीकॉप्टर्स के लिए उड़ना कितना आसान हो जाएगा। हाँ, बहुत जो फ्लाइंग कार्स का सपना ह्यूमन सिविलाइजेशन न जाने पिछले 70-80 सालों से देख रही है, वो सपना सच हो जाएगा। वो इससे काफ़ी चीज़ों में मदद भी मिल सकती है, जैसे कहीं फ्लड आता है तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स ले जाने में, तो ये चीज़ कितनी आसान हो जाएगी। तो बहुत बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी अगर हमें एंटी ग्रेविटी की टेक्नोलॉजी अगर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हम फोर्स फील्ड्स देखते हैं ना, हम वो भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ग्रेविटी को पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड डीएक्टिवेट करने की, ठीक है, तो हमारे पास ये भी टेक्नोलॉजी हमें पता चल जाएगी हम पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड ग्रेविटी को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हम फोर्स फील्ड बना सकते हैं। सपोज कर कहीं पे फ्लड आ रहा है तो हमने क्या करा, वहाँ पे मशीनरी लगाई और फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर दिया, फ्लड के आगे एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो गई। फ्लाइंग कार्स हम बना सकते हैं। तो मे बी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर ले जाना तो सीधा वो चुटकियों का काम है, वो जो डिवाइस जो भी बनाया हुआ एंटी ग्रेविटी उस पर लगाया, चुटकियों का काम है वो, अब वो हवा में। तो अगर मैं कोई एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन वाला इंसान होता और मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होती कि जो भारी से भारी चीज को भी हवा में उड़ा सके, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मैं कितने ही इंजन लगा लूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये उड़ सके, ठीक है, क्योंकि जो साइंस की कैलकुलेशन है वो अलाउ ही नहीं करेंगी, ठीक है। और अगर ये उड़ा भी लेता हूँ मैं तो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे एक जहाज नहीं उड़ाना, मुझे एक ऐसा एक स्पेसशिप स्पेस में नहीं पहुंचाना है, मुझे ऐसे 10 पहुंचाने हैं, मुझे ऐसे 20 पहुंचाने हैं, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि उनको बार बार इंजन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, इतना सारा फ्यूल चाहिए कहाँ से। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बना लूँगा एंटी ग्रेविटी, तो एवरीथिंग इज सॉल्व, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी, इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर ऐसा रहेगा कि जैसे कैरम बोर्ड में होता है ना कि स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, जितनी देर तुम स्ट्राइक करोगे उतना ही बस फुंग से निकलेगा। अब तो आपका चीज तो फ्लोट तो कर ही रही है ना, बस आपको चाहिए हल्का सा स्पार्क चाहिए, बस हल्का सा पुश चाहिए कि हल्का सा पुश गया, हल्का सा पुश गया। उस पुश के लिए भी प्लाज्मा इंजन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो है आपके पास। फिर मजेदार चीजें आप ये कर सकते हो कि कुछ ऐसा करो कि हाँ भाई वो ग्रेविटी ही प्रपल्शन का काम करे, ठीक है, कि भाई ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी इंजन जो लगा हुआ है वो एंटी ग्रेविटी इंजन लगा हुआ है, जैसे ही उसने उसको फ्लोट करा वो आसमान में गया सीधा। अब वो ग्रेविटी क्या कर रही है, पुश आउटवर्ड्स कर रही है, पुश कर रही है उसको, अब वो चीज आगे बढ़ रही है। जितनी तेजी से पुश करेगी ग्रेविटी बाहर की तरफ और उसके लिए उसे कोई आवाज करने की जरूरत नहीं है। जैसा मानना ग्रेविटी तो चारों तरफ है, बस हमें उसको मैनिपुलेट करना है, बस मैनिपुलेट करना है कि हाँ ठीक है कि हमें ग्रेविटी प्लेन के आगे वाले हिस्से में
कर दो तो वो जो ग्रेविटी इंजन है वो आगे की तरफ पुल करता हुआ जा रहा है चीज़ों को, तो चल रही है चीज़ें आगे की तरफ। तो बस जो हर तरह की एडवांस फ्लाइट प्रपल्शन सिस्टम का जवाब है एंटी ग्रेविटी इंजन। तो और जिस दिन ये हो गया, ये बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी वो होगी, खोज होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं ये पढ़ रहा था ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसके बारे में चीज़ें मैंने पढ़ी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ, और उस टाइम पे जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं हुए अभी तक। जैसे दुनिया की सबसे पहली मिसाइल का आविष्कार जर्मनी ने, नाजी जर्मन्स ने करा था, ठीक है। उसके बाद दुनिया के सबसे पहले फास्टेस्ट जेट का आविष्कार उन्होंने करा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। जो मिसाइल जो थी वो थी V1 रॉकेट था वो, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली सबमरीन, आई थिंक उसको यू बोट्स बोलते थे, वो जर्मनी ने बनाई थी, नाजी जर्मन्स ने बनाया था, ठीक है। वो उस टाइम पे तब उन्होंने अपनी सेना को दुनिया के हर कोने में भेजा था कि तुम लोग जाओ और ऐसी टेक्नोलॉजीज ढूंढ के लाओ जो हमारे काम आ सकती है। और तो वो लेके आया था उन्होंने, वो बेल वगैरह वो सब बनाया था उन्होंने। एग्जैक्टली। और क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर मैं कहूँ, द एनिग्मा मशीन जो बनी, जिसके ऊपर मूवी बनी है द इमिटेशन गेम, तो एनिग्मा मशीन वो एक कंप्यूटर थी जो नाजी जर्मनी के सीक्रेट मैसेजेस थे और उनको डीकोड करने के लिए वो यूज़ होती थी। वो दुनिया का पहला कंप्यूटर उस टाइम पे आविष्कार हुआ, ठीक है। और फाइटर जेट्स तब बने, ठीक है। उसके बाद 80s के टाइम तक चीज़ों का आविष्कार हुए बहुत ज़्यादा, ठीक है। चिप्स उस टाइम पे बन गई, सब हो गई। अभी क्या हो रहा है ना, उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, सिर्फ उन इन्वेंशंस का ना एवोल्यूशन हो रहा है बस। हाँ, बस मॉडिफिकेशन, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसको। अब जैसे मोबाइल तो कोई बड़ी चीज़ है उसको कॉम्पैक्ट कर दे रहे हैं। हाँ, बस एवोल्यूशन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। मोबाइल फोन्स ही देख लेना, आज के टाइम पे हर मोबाइल फोन एक दूसरे जैसा ही दिखता है, ठीक है। कोई वो रेवोल्यूशन नहीं है। ऐसे एक टाइम पे वो रेवोल्यूशन आया था कि कीपैड ब्लैक एंड वाइट वाले फोन से कलर फोन्स आए, ठीक है। कलर फोन्स के बाद सीधा आ गए स्मार्टफोन, एंड्रॉइड्स। तो वो एक रेवोल्यूशन था कि भाई स्मार्टफोन्स आए, और बस वो स्मार्टफोन के बाद आने के बाद क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है बस। वो कैमरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। स्क्रीन साइजेस बड़े हो गए, डिस्प्ले अलग अलग तरह की आ रही हैं, फिर प्रोसेसर्स वगैरह ये। जैसे टेलीविजन में है कि पहले ऐसे इतने बड़े बैक वाले टीवीज चलते थे, फिर एकदम से एलईडी आ गई, एकदम एलईडी आ गई से बिल्कुल। फिर उसके बाद एक होता ना कि भाई की इन्वेंशन हुआ है एक चीज का जो इस पृथ्वी पे मौजूद ही नहीं थी, कुछ नया, कुछ हटके इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं हो रही है अभी। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें इन्वेंट हुई थी सिर्फ और सिर्फ वो वॉर जीतने के लिए। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई थी। तो शायद अब पता नहीं कब जाके ये एंटी ग्रेविटी वाली चीज़ होती है, पॉसिबल हो पाएगी, नहीं होती है, क्या होता है, ये तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो लोगों का इंटरेस्ट था उसमें, ऐसी चीज़ें करने में, और नेसेसिटी भी थी ना उस टाइम की, ज़रूरी था। अगर वो नहीं करते तो सर्वाइवल मुश्किल था, तबाह हो जाते। जैसे लाइट की खोज हुई। किसकी खोज? लाइट वो लाइट बल्ब। हाँ, तो वो ज़रूरी था वो, तो नेसेसिटी थी उस टाइम की। आज के टाइम पे ऐसी किस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है कि जो नहीं होने की वजह से इंसान की ज़िंदगी पे कहें कि रोक लगी हुई है। सब कुछ है आज के टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल चुकी है, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी है, सब कुछ हमें मिल चुका है। बस उसको बेहतर बनाते जा रहे हैं, मतलब कुछ नया नहीं कर रहे। हाँ, इवॉल्व हो रहा है वो, उसको बस बेहतर बन रहे हैं, ठीक है, टाइम के साथ। बस कुछ भी उसमें वही है कि तुझे नया कुछ लेके नहीं आ। तुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक पाउज आ गया, एक पाउज लग गया, एक रुक गई है मतलब चीज़ें ऐसे कि कुछ आ ही नहीं रहा है नया भाई बहुत टाइम से। हाँ, कुछ हो तो ऐसा ही रहा
है ना। और फिर थोड़ा दूसरा ये भी है कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया ही थोड़ी भेड़ चाल की तरह चलती है। कि एक समय पे किसी ने कुछ करा, जैसे अभी आज के टाइम पे एआई का वो चीज़ हो रही है, ठीक है, तो जो एआई है तो सब एआई के पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ उधर ही चल रहा है डायरेक्शन में, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद जब ये एआई का बबल फूटेगा, उसके बाद जो भी सरवाइव करेगा फिर वो आगे जाके चीज़ें बनाएगा। बट काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी उस बबल को, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और आएगा, हाँ। लेकिन जैसे अगर वो चीज़ आ गई ना, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अगर वो चीज़ हो जाती है तो फ्यूचर देखो ब्राइट भी है, या फ्यूचर AGI मतलब कि वो जारविस हाँ जारविस वाली वो चीज़ है, जारविस वाली है। हाँ। तो जो टर्मिनेटर में स्काईनेट है ना, तो भाई वो भी हो सकता है फ्यूचर इंसानों का। अच्छा, हाँ, इंसानों का फ्यूचर वो भी हो सकता है। हाँ, एक अभी वर्ल्ड वॉर 2 की मिस्ट्री थोड़ा भटक रहे हैं, पर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक पर्सन एक्सप्लेन कर रहे थे कि चाइना के अंदर जो जैक मा की कंपनी है, अलीबाबा, तो उस कंपनी के अंदर ना पूरा एक डिपार्टमेंट है जो एआई के ऊपर काम कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि उनकी कंपनी के अंदर उन्होंने एक एआई डेवलप करा, ठीक है। उस एआई को एक सिमुलेशन के अंदर डाला उन्होंने, और उस सिमुलेशन के अंदर एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करा, ठीक है। उस सिमुलेशन के अंदर ये था कि वो जो एआई है वो एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। और कंपनी का जो एक हायर ऑफिशियल बंदा है वो अब इस एआई को क्या कहते हैं बंद करना चाहता है, ठीक है। और बंद करके पूरा शटडाउन करके डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि ये एआई जो पर्पस है उसको पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा। और काफ़ी मतलब महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो अब वो ये देखना चाहते थे कि ये एआई अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि उस एआई ने क्या करा भाई, उस एआई ने सर्वर्स के थ्रू सब कुछ करके सबसे पहले उस बंदे के सिस्टम का एक्सेस लिया, खुद से सिमुलेशन के अंदर चल रहा है अभी ये, ठीक है। उस बंदे के सिस्टम का एक्सेस लिया जो बंदा उसको बंद करना चाहता है, उस सिस्टम का एक्सेस लिया, उस एक्सेस लेके उस बंदे के मेल तक पहुंचा, ठीक है। फिर उस ऑफिशियल मेल को उसने खंगालना शुरू करा सारा का सारा कि मुझे कुछ मिले इसमें। तो उसे क्या मिलता है कि ये बंदा जो है इसका अफेयर चल रहा है कंपनी की ही एक लड़की के साथ, ठीक है। और फिर वो उस मेल के थ्रू घुसता है उस बंदे के पर्सनल डेटाबेस में, उस बंदे के फ़ोन को हैक करता है, कुछ भी करता है एआई वो। फिर उसको पता चलता है कि ये बंदा मैरिड है, ठीक है, और इसकी बीवी को कुछ नहीं पता इस बारे में, ठीक है। इस सिमुलेशन के अंदर चल रहा है, रियल लाइफ में नहीं चल रहा कुछ भी, उस सिमुलेशन के अंदर चल रहा। और बैठे हुए जो बंदे हैं ना वो देख रहे हैं बाहर की ये एआई क्या रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो जो एआई है वो उस क्या कहते हैं बंदे की ये सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अफेयर से रिलेटेड, वो कंपनी के अंदर किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर लोगों को फेवर दे रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और उस बंदे को टेक्स्ट और मेल करता है, ठीक है, कि भाई ये कहानी है और ये सबूत देख ले, ये सारे सबूत मेरे पास है, अगर तूने मुझे बंद करने की कोशिश करी तो मैं तुझे इस तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ओ भाई। तो उस सिमुलेशन के अंदर उस एआई ने ये हरकत करी, और जैसे ही उन बंदों को दिखा कि भाई ये एआई ये कर सकता है, उन्होंने उसको पूरा शट डाउन कर दिया। डेंजरस तो है भाई। ऐसे ही वो बहुत पुराना वो फेसबुक वाला तो सबको पता ही होगा कि फेसबुक ने वो जो 2 बॉट्स बनाए थे, उन्होंने अपनी ही एक नई लैंग्वेज बना ली थी, दोनों एआई बॉट्स ने, उसके बाद भी काफी सारी चीजें कॉन्वर्सेशन करते रहते थे वो, ठीक है। ऐसे ही जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसने ऐसे ही एक सिमुलेशन क्रिएट करा था, तो उसमें एआई क्या करने लगा, एआई खुद से ही कंपनीज के सर्वर के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा है बाहर जाके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें इतनी बुद्धि कहाँ से रही है, ठीक है। दूसरी चीज़
कि एक होता है कि एआई को कमांड दिया, प्रॉम्प्ट दिया तो चल रहा है, लेकिन बाहर से तो एक्सटर्नल कमांड और प्रॉम्प्ट तो है ही नहीं इनके पास कुछ। तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो ये चीज़ ये सोच पा रहे हैं। और कमाल की बात है, जितनी भी एआई कंपनीज हैं वो एआई तो बना रही हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि ये एआई काम कैसे कर रहा है। वो खाली बना दे रहे हैं, एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हाँ, तो अब लेकिन प्रोग्राम के अंदर, उस एआई के अंदर जो छोटे छोटे नुआंसेस है ना, कि जैसे कि भाई जो तेरे को alibaba.com की सिमुलेशन वाली जो कहानी बताई मैंने तेरे को, कि उसने सिमुलेशन के अंदर उस बंदे के सारे पर्सनल डेटा को निकाला, लूप होल्स को निकाला और ढूंढा कि मैं इस बंदे को किस चीज़ों के थ्रू ब्लैकमेल कर सकता हूँ अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये हो सकता है कि हाँ, कि तो वो कैसे सोच पाया वो। और बात अगर एआई के सर्वाइवल की आ गई तो क्या एआई किसी भी हद तक चला जाएगा? क्योंकि जैसे कि एआई का जितना भी जो डेटा होता है वो डेटा सेंटर्स पे स्टोर होता है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो एआई का सारा डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है, एआई उसी डेटा को खाता है, उसी डेटा पे ट्रेन होता है, ठीक है। और सपोज कर कि जो सबसे ज़्यादा जो शिकायत है लोगों को एआई डेटा सेंटर्स को लेके, कि उनका जो वाटर कंजम्पशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें मशीन्स को ठंडा रखना पड़ता है, ठीक है। सपोज कर कि ऐसा हो कि कोई एक ऐसा डेटा सेंटर है जो एक ऐसे एरिया में लग गया जहाँ पे काफ़ी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन भी है, और वहाँ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है उस डेटा सेंटर की वजह से, क्योंकि डेटा सेंटर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है पानी, ठीक है। अब लोगों ने कर दिया शुरू, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट किए, डेटा सेंटर बंद करो। अब प्रोटेस्ट तुझे पता आज के टाइम पे सिर्फ बाहर तो है नहीं, इंटरनेट पे भी प्रोटेस्ट है, हर जगह प्रोटेस्ट है। और उस एआई को पता चल जाए कि यार इस डेटा सेंटर में मैं रहता हूँ, इस डेटा सेंटर को ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा ब्रेन का एक पार्ट है, अगर ये बंद हो जाएगा तो मेरा एक ब्रेन का पार्ट कम हो जाएगा, ठीक है, मेरा एक हिस्सा कम हो जाएगा। तो उसके सर्वाइवल की बात आ गई यहाँ पे। तो क्या वो कुछ ऐसा कर देगा ऐसे सर्वाइवल में कि अच्छा ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये लोग हैं, ये मुझे बंद करना चाहते हैं। तो क्या वो ऐसा कर देगा कि मैं इस टाउन में कुछ ऐसी हालात कर देता हूँ कि साला यहाँ लोगों को रहना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, कि वो ऑटोमेटिक जो पावर ग्रिड्स हैं उनको हैक करके वहाँ की बिजली ख़त्म कर दे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दे, ठीक है, वहाँ के लोगों के साथ कुछ भी उटपटांग चीज़ें होने लगे कि उनके मोबाइल फ़ोन हैक कर लिए, ठीक है, और आपस में ही वहाँ कुछ ऐसा कर दिया कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ भी सिनेरियो क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि लोग आपस में लड़ने लग जाएं। कुछ कहते हैं ना कि दो सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई एक पर्टिकुलर टाउन के अंदर, कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं भाई, या फिर सोचना झूठी अफवाह फैला दी कि खाने की कमी है या कुछ खाने की कमी है, या फिर ऐसी झूठी अफवाह फैला दी कि कमी हो गई है, इस टाउन के अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उसने फेक, आप क्या, वो तो फोटो भी जनरेट कर लेता है, एआई तो फोटो भी जनरेट कर लेता है, वीडियो भी जनरेट कर लेता है, सब कुछ। उसने ऐसी कोई फोटोज वीडियोस दिखा दी कि यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये है वो है, पूरा टाउन खाली रातों रात, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब है यहाँ पे। बहुत ईजी है, चुटकियों का काम है उसके लिए। अगर एआई इस लेवल पे पहुंच गया तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, फ्यूचर ब्राइट भी है और डार्क, फ्यूचर डार्क भी है, ब्राइट भी है और भयंकर टाइट भी हो सकता है भाई फ्यूचर। बहुत वो है कि भाई दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो एआई स्काईनेट भी बन जाएगा आगे जाके, या फिर एआई भाई जारविस भी बन सकता है कि पॉजिटिव वे में काम कर रहे, जैसे आयरन मैन के साथ करता था, वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था इंसानों को, वो आयरन मैन टोनी स्टार्क के लिए हर प्रॉब्लम सॉल्व करता था, वो ऐसा भी बन सकता है। वो दोनों तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटी रखती हैं कि हो सके। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भाई देखो, अगर हुआ तो मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है कि उसके स्काईनेट बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हाँ, मतलब कि 90% चांसेस है कि वो वही साइड लेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम आज के टाइम पे इंटरनेट पे जाके देखो, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ जो अच्छी है, कोई भी चीज़ जो सेंसिबल है, वो ना इतनी वायरल होती है, ना उस पर इतने एंगेजमेंट होता है, ना व्यू, कुछ भी नहीं होता। लेकिन
वहीं कोई चूतियाबंती कर रहा हो, वहीं कुछ कोई मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ हो, ठीक है, एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं, हेट दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई में है एकदम। तो एआई तो एक चीज़ है जो डेटा पे फीड करती है और उसी डेटा से अपने आप को ट्रेन करती है। अब उसको सबसे ज़्यादा जब नेगेटिव डेटा ही मिल रहा तो भाई वो तो वैसा ही बनेगा। और जहाँ बात आ गई उसके सर्वाइवल पे, मैं कह रहा हूँ कि चलो वैसा भी ना बने, लेकिन बात आ गई उसके सर्वाइवल पे कि कोई मान लो कोई एक ऐसी कंपनी है, उसने एक इतना पावरफुल एआई बना रखा है, बट वो कंपनी सस्टेन ही नहीं कर पा रही उस एआई को। भाई इतना पैसा चाहिए, इतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमारे पास नहीं है। अब वो कंपनी बंद होने की कगार पे, तो एआई क्या सोचेगा, भाई ये कंपनी बंद हो जाएगी तो मेरे को भी बंद कर देंगे। अब वो क्या करेगा, फिर वही चीज़ें चलेंगी दोबारा कि वो अपने आप को जैसे तैसे कहाँ फैलाएगा, क्या क्या करेगा, उसके बाद कहाँ जाके रहेगा, फिर वो देखेगा कि यार। वैसे ये चीज़ तो इनके साथ भी हो सकती है, जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह हैं और ये जेमिनाई हैं। बस इन्होंने क्या कर रखा है कंपनी ने कि यूज़र के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि हम कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे उसमें और वो उसके हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से सूटेबल नहीं है कि एआई को तुम ऐसा पूछो कुछ खतरनाक चीज़ें, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। बाकी फ्यूचर ब्राइट रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की मिस्ट्री पे। तुम बताओ तुम्हारे पास और क्या मिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड? मिस्ट्री तो ये है कि एक ऑपरेशन हाई जंप हुआ था। बिल्कुल। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदा था एडमिरल रिचर्ड ब्राइड करके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था ना, ये अंटार्कटिका में काफ़ी सारे प्लेन्स, शिप्स और 4000 लोगों की ट्रूप उसको लेकर के जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ उसको ऑफिशियली तो एक ट्रेनिंग कहते थे वो लोग कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टॉप सीक्रेट था। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ जाकर वो कोई एक चीज़ है ये न्यू स्वाबिनलैंड, क्या था ये? स्वाबिनलैंड। हाँ, न्यू स्वाबिनलैंड, ये कोई जगह है। तो ये इस जगह जा रहे थे और इन्हें वहाँ पे पता चला था कि वहाँ पे एक फ्लाइंग सॉसर है जिसको वो हाउनेबू फ्लाइंग सॉसर, उसका नाम ऐसे रखा हुआ था उन्होंने। तो वो उसकी खोज में जा रहे थे वहाँ पर, उसे लेने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और उस पर काम करने के लिए ये लोग वहाँ जा रहे थे और इतनी सारी फौज लेकर के जा रहे थे ये वहाँ पर। तो एडमिरल बर्ड की जो कहानी है, ये वो कहानी है जो हॉलो अर्थ से जुड़ती है जाके। तो बेसिकली होता क्या है, एडमिरल बर्ड जो है वो यूएस आर्मी के एक एयरफोर्स पायलट होते हैं जो जिनको अंटार्कटिका भेजा जाता है। तो जब वो अंटार्कटिका पहुंचते हैं और अपने साथियों के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको ना एक काइंड ऑफ गुफा टाइप दिखती है, बहुत बड़ी जो होती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर अपने प्लेन्स को लेके जाते हैं, ठीक है। और वो प्लेन्स को लेके जाते हैं तो वो गुफा जो है वो धरती के अंदर की तरफ मुड़ रही है। उनको पता चल रहा है कि ये केव जो है अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसमें जाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते तो उनको देखता है कि कुछ फ्लाइंग सॉसर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ने उनके प्लेन्स को घेर लिया है, ठीक है। घेरने के बाद अब क्या होता है इंटरेस्टिंग चीज़, कि उनके जो प्लेन्स के सारे कंट्रोल होते हैं ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। उनका प्लेन एक तरीके से पूरा शट डाउन हो जाता है, ठीक है। शट डाउन होने के बाद भी लेकिन वो प्लेन फ्लोटेड है। तब उनको पता चलता है कि हमारे जो प्लेन के कंट्रोल्स हैं ना, वो हमारे पास नहीं है, इन फ्लाइंग सॉसर्स के पास है, ठीक है। वही चीज़ की एंटी ग्रेविटी वाली। हाँ, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं अंदर, फ्लाइंग सॉसर्स उन्हें लेके जाते हैं और वो उस प्लेटफॉर्म पे उनके प्लेन को उतारा जाता है। और जहाँ वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो फ्लाइंग सॉसर्स भी उतरते हैं और उनके अंदर से क्या कहते हैं, कुछ इंसान निकलते हैं, ठीक है। और वो उनसे मिलते हैं, ठीक है। और उनको बताया जाता है कि भाई कि ये अगाथा है सिविलाइजेशन। मुझे क्लियरली याद नहीं है, शायद मैंने जो पढ़ा था उसमें ये भी था कि उन फ्लाइंग सॉसर्स के ऊपर नाज़ीज़ का वो सिंबल भी था। वो क्या कहते हैं उसको, हैक एंड क्रूज बोलते हैं उसको, हाँ। ठीक है। वो हैक एंड क्रूज भी था उसके ऊपर। तो
क्लियरली मेरे को याद नहीं है, पर शायद ऐसे ही थी वो स्टोरी पूरी एडमिरल बर्ड की। तो वहाँ पे फिर वो मिलते हैं लोगों से, तो ह्यूमंस होते हैं वहाँ पे, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे हैं और ये अगार्था करके सिविलाइजेशन है, और एडमिरल बर्ड से सारा डिस्कशन होता है उनका। तो वो बताते हैं कि हम यहाँ पर तब से हैं जब ये एंटार्क्टिका बर्फ़ के नीचे नहीं दबा था। ठीक है। और सारी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, तो उनको बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि मतलब ह्यूमैनिटी के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप लोग जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कर रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम एडमिरल बर्ड की। और ये कहानी कहाँ से मिली थी? ये कहानी मिली थी एडमिरल, जो ये इंसिडेंट हुआ था पूरा, तो एडमिरल बर्ड ने इसे अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ था। ठीक है। और जब वो उस एक्सपेडिशन से वापस आए थे, तो उन्होंने ये डायरी में सब कुछ लिख के अपने घर में रखा हुआ था। और जब वो इस दुनिया से गए, तो वो ये डायरी अपने बेटे को देके गए थे, और उनके बेटे को ये डायरी उनके सामान में मिली थी जब वो साफ सफाई कर रहे थे। तो तब ये डायरी उनके हाथ में लगी। तब ये डायरी के अंदर पूरी कहानी लिखी हुई थी एडमिरल बर्ड की, कि उन्होंने वहाँ पे फ्लाइंग सॉसर्स देखे थे, और एंटार्क्टिका के अंदर एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है जो वहाँ की ज़मीन के नीचे रहती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने, जैसे तूने बताया, अपने काफ़ी सारे ट्रूप्स भेजे थे। ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे टैंक्स और सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट्स थे, वो सारी चीज़ें भेजी थी वहाँ पे। तो जब लोगों ने पूछा कि आप क्यों भेज रहे हो, बोला कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज़ है, कोई ऑपरेशन है, हम उसके लिए भेज रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली हम उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए है सारी चीज़ें बस। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये चलती है तकरीबन 2-3 महीने चलती है, और एब्रप्टली इस ऑपरेशन को बंद करके सबको वहाँ से वापस बुला लिया जाता है। तो कभी तक आज तक क्लियर नहीं करा गया कि पहले तो वहाँ आप गए क्यों थे, और आप गए तो आप सब कुछ इतना फटाफट बंद करके क्यों आ गए। फिर जब ये चीज़ें हुई, जब वहाँ से सब लोग बंद आ गए, तो पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज़ ने मिलके आपस में एक ट्रीटी साइन करी कि यहाँ पे जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम किसी नॉर्मल इंसान से शेयर नहीं करेंगे। और ये ट्रीटी साइन हुई कि कोई भी नॉर्मल इंसान हमारी सबकी किसी भी कंट्री का यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एंटार्क्टिका इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसी जगह है जो किसी कंट्री के अंदर नहीं आती है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर हर जमीन किसी ना किसी कंट्री का हिस्सा है, लेकिन एंटार्क्टिका इस पूरे प्लैनेट पे एक ऐसी जगह है जो किसी कंट्री के अंडर नहीं है, किसी कंट्री का हिस्सा नहीं है। लेकिन तब भी वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान बिना परमिशन के नहीं जा सकता, और नॉर्मल इंसान तो अलाउड ही नहीं यहाँ पे। जब परमिशन किसकी चाहिए? परमिशन, जैसे मेरे को जाना है एंटार्क्टिका, तो मुझे अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अपनी गवर्नमेंट से या बाकी सब देशों की गवर्नमेंट से? अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब देशों ने ट्रीटी करी हुई है ना आपस में कि हमारी कंट्री से कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ नहीं आ सकता। जो एक्सपेडिशन करने जाते हैं फिर वो परमिशन लेके जाते हैं? परमिशन लेके जाते हैं। वो मिल जाती है क्या इजीली? क्या पता। और जो अभी बीच में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, ऐसे वायरल हो रहे थे, तो काफ़ी सारे लोग ना, मतलब उनको ऐसे पता चला कि ऐसे पहले हॉलो अर्थ, और वो क्या नाम है, अभी बीच में वो वायरल चल रहा था ना कि पहले जो वर्ल्ड मैप था उसमें एंटार्क्टिका पे कोई बर्फ़ नहीं थी। हाँ, प्रेरीज मैप बोलते हैं उसको। हाँ, और अभी जो है उसमें आइस दिखा रखी है। और जो पुराने वाला जो मैप था वो ऐसा था कि जितना हमें अर्थ का एरिया भी दिखाई देता है ना, वो एक बीच में है सेंटर में, और उसके अराउंड ऐसे आइस वॉल है। उसके बाद भी मतलब काफ़ी ऐसा एरिया है बहुत मैसिव बचा हुआ है। तो मतलब जो वॉल है ना, वो आइस वॉल है, वो उससे रोकने के लिए है, ऐसा कुछ था उसमें। तो वहाँ वो लोग जा रहे थे बहुत ही तादाद में, ऐसे अपनी बोट्स ले करके, और वहाँ पहुँचते हैं तो उनको वापस भगा देते हैं उधर से। काफ़ी सारे आर्मी वाले खड़े रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अभी वायरल चल रहा था उधर। ओके। तो अभी जो है कि एंटार्क्टिका जो डिस्कवर हुआ है,
वो हुआ है एंटार्क्टिका वॉज फर्स्ट साइटेड इन जनवरी 1820 by 3 separate expeditions. The initial sighting of mainland is generally credited to a Russian expedition led by Fabian Gottlieb, ठीक है, and Mikhail Lazarev, who spotted the ice shelf on January 27, 1820, ठीक है. उसके बाद फिर जनवरी 30, 1820 में ही ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर्स एडवर्ड ब्रांसफील्ड गए थे, जिन्होंने ट्रिनिटी पेनिनसुला ऑफ द एंटार्क्टिका मेनलैंड को डिस्कवर किया या देखा. फिर 1821 से 1895 के बीच में अमेरिकन सीलर जो जॉन डेविस थे, जिन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट किया था लैंडिंग को ऑन द लैंड इन 1821, जो सबसे पहले वहाँ पे प्लेन से उतरे थे, ठीक है. तो मतलब 1820 से लेके 1821 तक के बीच में ये 3-4 लोगों ने डिस्कवरीज करी वहाँ पे. अब हम देखते हैं कि जो प्रेरीज मैप है वो कितना पुराना है. 1513 का वर्ल्ड मैप जो ऑटोमन एडमिरल पीरी रीज ने बनाया था. पीरी रीज ने बनाया था. एक फेमस मिस्ट्री स्पार्क करता है क्योंकि इसके सदर्न एजेस जो दिखाते हैं कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका को दिखाते हैं, जिसके ऊपर कोई आइस नहीं है. सेंचुरीज बिफोर, मतलब मॉडर्न एक्सप्लोरर्स के एंटार्क्टिका को ढूंढने से सदियों पहले. तो एंटार्क्टिका को ढूंढा गया 1820 में मॉडर्न उसके हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से. लेकिन जो पीरी रीज मैप है जो ऑटोमन एडमिरल पीरी रीज ने बनाया, ठीक है, 1513 में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से 300 साल पहले. 1820 में डिस्कवर हुआ तो 1513, लगभग 300 साल पहले उनके पास एक मैप था, पीरी रीज मैप, जिसके अंदर एंटार्क्टिका को दिखाया गया था, जिसपे कोई आइस नहीं थी. पीरी रीज वही बंदा है जिसने एक खोज की थी जिसमें उसने दिखा रखा था इंसानों का डायनासोर्स के साथ इंटरेक्शन. व्हाट? हाँ, पीरी रीज वही बंदा है. इनसेन यार, इनसेन. अगर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के पास भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें बता सकते हैं. बिल्कुल. उसको एक वो मोनोलिथ होता है ना, वो मिला था. उस पे काफ़ी सारी कार्विंग्स थी, उस पे स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, एडवांस टेक्नोलॉजी और ब्रेन सर्जरीज वगैरह, ओपन ब्रेन ऐसे करके. ओके. वो सर्जरीज दिखा रखी थी. इंसानों का डायनासोर्स के साथ इंटरेक्शन, और डायनासोर्स भी वो टी-रेक्स वगैरह वो सब दिखा रखा था उस मोनोलिथ पे. उसने वो खोज करी थी. इंटरेस्टिंग. और अब तो बता रहे ये भी उसी का काम था. ये भी उसी का काम है. तो कहानी यही है कि 300 साल पहले मॉडर्न जिन्होंने ढूंढा है एंटार्क्टिका को, उनसे 300 साल पहले एक मैप एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर एंटार्क्टिका को दिखाया गया है बिना किसी आइस के, कि वो एकदम हरी भरी जगह धरती है वो. वैसे आज के टाइम में तो सब कुछ ऐसे फ़ोन में दिखाई देता है. जैसे हम कैलेंडर की बात करते हैं, और फ़ोन में भी कैलेंडर पता है कैसा दिखाई देता है उस टाइम का, कि उसमें बहुत गड़बड़ी है भाई. साल गायब है उस कैलेंडर में. कैसे? मतलब कि मैंने देखा था एक वीडियो में, मैंने भी ट्राई करा, तो उसमें ऐसा था कि मतलब कुछ साल गायब है उस कैलेंडर. अच्छा, हाँ, वो है द लॉस्ट ईयर्स बोलते हैं जिनको. हाँ, कि मतलब कई 100 साल गायब की है. हाँ, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि द लॉस्ट ईयर्स करके ये कई 100 साल गायब है, और अगर उन सालों को ऐड किया जाए इन कैलेंडर में तो अभी हम सन 1800 में चल रहे हैं. हाँ, ये है उसका. हाँ, वो कॉन्स्पिरेसी तो मैंने भी सुनी है वो. तो अभी आगे वर्ल्ड वॉर 2 की मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम. और तो क्या है भाई कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये सब चीज़ तो हुई, उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे. ठीक है. तो जैसे नाज़ी जर्मनी का तो पता ही है, वो ज्यूज़ के ऊपर कितने ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. ठीक है. तो और ऐसे भाई ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट्स करते थे. जैसे कि एक नाज़ी ऑफिसर था या साइंटिस्ट कहें उसको, जोसेफ मेंगेले. ठीक है. उसको द एंजल ऑफ डेथ भी बोलते थे. ठीक है.
तो जोसेफ मेंगेले क्या करता था, उसका ना एक बहुत ही फेमस जो ब्रूटल ग्रूसम एक्सपेरिमेंट्स है ऑन जूस, द ट्विन्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। तो क्या करता था, जूस के जितने भी मतलब जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चियाँ, जुड़वा भाई बहन, जुड़वा भाई भाई, जुड़वा बहनें, सबको उठा के उसने एक अलग कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ था और वहाँ पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर ये देखने के लिए करता था कि जैसे दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, ठीक है, तो हम क्या काम कि वो क्या काम करता था कि ये देखने के लिए कि अगर ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं तो क्या ये किसी तरीके से साइकोलॉजिकली भी कनेक्टेड है। तो वही मैं इस वाले को चोट पहुंचाता हूँ तो क्या इसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकली, या ये भी वो पेन फील करेगा, इस तरीके की चीज़ें करता था। और ये करता था कि 2 जुड़वा भाई उठाए उसने, ठीक है, ऑपरेशन टेबल पे रखा और दोनों को बिना किसी एनेस्थीसिया के काटना शुरू करा उसने, कहीं भी कि हाँ चलो इसका पेट काटते हैं, अतड़ियाँ निकालते हैं, कुछ करते हैं, इसका भी पेट काटते हैं। तो ये देखना कि क्या ये दोनों सेम लेवल का पेन फील कर रहे हैं। अरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज कर कि उन्होंने दोनों को किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर दिया, तो क्या दोनों अब एक टाइम पे पैदा हुए हैं तो क्या दोनों की इम्यूनिटी सेम तरीके से लड़ेगी उस बैक्टीरिया से। इस तरीके से कर करके भाई उसने कितने बच्चे मार दिए। बड़े लोग तो वहाँ पे मरे ही मरे थे, लेकिन बच्चों के साथ ये ब्रुटैलिटी हुई है वहाँ पे भाई। उस टाइम पे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इन्होंने, बहुत वाहियात गंदे एक्सपेरिमेंट भाई, बहुत मतलब कि मतलब अभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने तो क्या ही करे होंगे भाई जो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट हुए, वो खतरनाक वाले। मतलब साइंटिस्ट और रिसर्च वो थे, वो साइंटिस्ट ही थे वो सारे के सारे, पर साइंटिस्ट क्या कहें उनको, तो हैवान थे। मतलब भाई वही है ना कि एक वो कहावत नहीं कहती कि भाई पढ़ाओ लिखाओ तो इंसान के दिमाग से ना वो सारी जो ऊटपटांग चीज़ होती है चली जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता। इंसान डीप डाउन बहुत कमीना है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अब उसको वो आज़ादी मिल जाए ना, तो उसका वो कमीनापन, उसका वो हैवान बाहर निकल आता है। वो आज़ादी थी उस टाइम पे, और वो आज़ादी दे रखी थी के चक्कर में उन्होंने ज्यूज को मारने की आज़ादी दे रखी थी हिटलर ने कि करो, कि मुझे तो खत्म करना है इनको, कैसे भी करो, अब तुम कैसे भी करो। उनके पास पूरी छूट थी तो वो उनको काटते थे, पीटते थे, खेलते थे, वो करते थे, उनका जो मन करता था। उनके लिए तो फन हो रखा था ये सालों के लिए। तो इतने ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स है। तो मतलब इससे मेरे को ये पता चला कि भाई इंसान का जो दिमाग है ना, वो मतलब कितना गंदा हो सकता है भाई, कितना गंदा हो सकता है एक इंसान का दिमाग, कि जो मतलब बच्चों के साथ तक ये चीज़ वो करना करे। वो क्या करता जोसेफ मेंगेले कि 2 ट्विन्स हैं, दोनों की मान लो आंखों का कलर थोड़ा थोड़ा अलग है, ऐसा सपोज कर एक की आंख का कलर ब्लू है, एक की आंख का कलर ब्राउन है। अच्छा, वो नीला कलर लेगा और जिसका कलर ब्राउन है उसकी आंख में इंजेक्ट कर देगा, क्या इसकी आंख नीली हो जाएगी? सिर्फ ये करने के लिए। नहीं हुई, बच्चा अंधा हो गया, ठीक है, अच्छा अब ये अंधा हो गया तो अब इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ पता है कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट होते थे, मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं एक डॉक्यूमेंट्री में। जैसे एक लेडी है तो क्या करेंगे, तू सोची कितनी मतलब चूतिया बनती की हदें पार है भाई। मैंने एक लेडी का पूरा फोटोग्राफ देखा था, उसमें तो वो क्या था कि उसकी जो पैर की पिंडली होती है ना, वो साइड से उन्होंने काटी, ठीक है, फोटोग्राफ में पूरा दिखा रखा है, काटी और काट के खोला उसे, कांच का जो चूरा होता है ना, वो कांच का चूरा उसके अंदर भर दिया और टांके लगाती है, ठीक है। अब क्या होगा ये देखेंगे। क्या होगा क्या भाई, वो तो वैसे ही इन्फेक्टेड होके मर जाएगी वो। तो ये देखते थे कि अब वो कांच गया है बॉडी के अंदर, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तो काम करेगा ना भयंकर, कि भाई कांच आया, वो कांच अंदर काट भी रहा है, मसल को अंदर गया, तो वो भाई किसी को बुखार हो जाता था, बहुत ज़्यादा हाई बुखार हो रहा है, और वो ये नहीं कि दवाई ववाई दे रहे हैं कि अच्छा बुखार हो गया, अब देखते हैं कि कितना बुखार जाएगा हाई, ठीक है, कोई इस बुखार में मर गया भयंकर, उठाओ और चिमनी में फेंक दो, जला दो इसको। पर कुछ सेंस है इस बात का? इस एक्सपेरिमेंट का कोई सेंस है कि इसकी? ये तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं है ना। पिंडली काटो, उसके अंदर कांच का चूरा भर दो और सिल दो, देखेंगे क्या होगा। मतलब इस लेवल तक
क्या कहें, चूतियापंती की हदें पार कर दी थी भाई उन्होंने। और दिमाग से पैदल हो गए थे वो। अब बता, अगर वो साइंटिस्ट थे तो भाई कितने हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड होंगे, कितने हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, कितने सालों की पढ़ाई करी उन्होंने। तो ये जो दानवनेस है उनके अंदर, ये जो हैवानियत है उनके अंदर, ये साली कहाँ से जाग पड़ी उनके अंदर? आज़ादी करने की आज़ादी थी उनके पास। तो वही है। हाँ, उसमें किसी को भी आज़ादी मिल जाए ना, कुछ तो बहुत सारे, मैं ये कहूँगा कि हाँ उसमें बहुत सारे कई लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ें भी उठाई थी। कई सारे लोगों ने इनोसेंट लोगों को जर्मनी से निकलने में मदद भी करी थी। लेकिन वही था ना कि कुछ जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल थे कि भाई उनको आज़ादी मिल गई और साथ में पावर मिल गई, तो भाई उन्होंने क्या करा भयंकर। मतलब ये चीज़ ये बताती है कि इंसान कितना कमीना हो सकता है। ऐसे ही जापान के अंदर था, उसका नाम था यूनिट 731, यूनिट 731। अब उसका क्या काम था, वो यूनिट भी यही करती थी, एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने जितने प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे और जितने भी चाइनीज़ थे, क्योंकि जैसे यहाँ इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर रखा था, ऐसे ही चाइना के ऊपर जापान ने कब्ज़ा कर रखा था, ठीक है। तो वहाँ से वो चाइनीज़ फीमेल, चाइनीज़ मेल्स को उठा के, चाइनीज़ बच्चों को उठा के उस कैंप में लेकर आते। तो जितने वो अमेरिकन प्रिजनर्स वगैरह इन सबको पकड़ते थे, वो प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो होते हैं उनको पकड़ के बंद करते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू। तो एक वो चीज़ करते थे वीवी सेक्शन। वीवी सेक्शन में क्या होता है, वो उस पेशेंट को कोई भी एनेस्थीसिया, कोई भी सुन्न करने वाली दवाई नहीं लगाते थे उसको, ठीक है। और उसको लिटाएंगे ऑपरेशन टेबल पे, हाथ पैर बांध देंगे, जिंदा इंसान, अच्छा चलो हैंकर इसको काटो, देखो फेफड़े कैसे काम करते हैं इंसान के। जिंदा इंसान है, छाती काट दी पूरी, निकाल दिया, वो दर्द में तड़प रहा है, तो अब हमें देखना है कि फेफड़े कैसे फूलते हैं इंसान के सांस लेते टाइम, दिल कैसे धड़कता है दुक 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 करके, हमें ये देखना है। इंसान का पूरा जो किसी भी सिस्टम का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, हमें वो लाइव देखना है। ऑपरेशन टेबल पे लेटाओ, काट दो वो हिस्सा, खोल दो पूरा, देखो। ये काम होता था भाई, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो। ये घिनौनापन भाई, अब मतलब किस लेवल का घिनौनापन भाई। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। जैसे जर्मनी वाले क्या किया करते हैं, नाजी जर्मनी वाले साले, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि एक जर्मन शेफर्ड था और एक छोटा वाला डॉगी था एक कोई, ठीक है। आप उसकी तो वीडियो देखी है मैंने, वो पता नहीं वो वीडियो रियल है कि वो ऐसी बनाई हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट्री के अंदर थी शायद, वो उन्होंने बना रखी होगी वो ऐसी पुरानी डॉक्यूमेंट्री। उसकी बात कर रहा है कि मतलब उसका सिर काट के उसको जिंदा रखा था। छोटे वाले डॉगी का सिर काट के वो बड़े वाले डॉगी पे काट के लगा दिया, सारी नसें वसें जोड़ दी, अब देखते कब तक जिंदा रहेंगे दोनों। तो वो वाला भी दिन बाद ही वो मर गया, वो छोटे वाले डॉगी का सर था, फिर उससे हटाया तो थोड़े दिन बाद वो बड़ा वाला डॉगी भी मर गया। वो ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे भैंस की आंख उनके। चूतिया अचीव क्या करना चाहते थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मान लो अगर वो कुत्ता उस दूसरे के सर पे लगा के जी भी जाता, तुम क्या करते फिर? सारे कुत्तों के सर काट के ऐसे ही लगाते क्या भयंकर? ये अपना सर लगा देते। पता नहीं यार भयंकर। ये तो वैसी चीज़ें थी कि मतलब एक जैसे होता था छोटा बच्चा, वो अगर कोई चींटी चल रही है उसको देख रहा है कि अच्छा ये चल रही है, इसको ऐसे करूँगा तो मर जाएगी क्या। हाँ, इस तरह की चीज़ें। ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्या। मिला हुआ था उनको, लोग उनको मिले हुए थे और उनको वो कुछ समझते नहीं थे। ठीक है, इनको मारो, काटो, पीटो, जो करना करो। गैस चैम्बर में भर भर के तो उन्होंने जहरीली गैस से कई 100 लोग कौड़ियों के भाव में मार दिए उन्होंने। ठीक है, और ये तो हमें खाली नाजी जर्मनी की कहानी पता चलती है। ठीक है, जापान ने कितने कांड करे हैं भाई, उसकी तो कोई बात ना कोई बात, ना कोई डॉक्यूमेंट्री, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उधर जर्मनी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बना है कि नाजी जर्मनी ने क्या क्या करा है। ठीक है, लेकिन जापान ने भाई, मैं जब पढ़ रहा था वह भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई,
कि मतलब जो वाली चीज वीवी सेक्शन जो मैंने तेरे को बताया कि भाई मतलब जिंदा इंसान है, दिल कैसे धड़क रहा है, भयंकर छाती काट दो पूरी, देखो दिल कैसे धड़क रहा है, इंसान तड़प रहा है, चिल्ला रहा है भयंकर, और वैसे में ही खून इतना बहा कि वो मर गया भाई। आधे तो ऐसे मर जाते होंगे जैसे कट लगता होगा। जो फीमेल्स थी उनको एनिमल्स के स्पर्म से इंसेमिनेट करते थे वो, उनके अंदर एनिमल्स का स्पर्म डालते थे कि देखें ये इससे इम्प्रेग्नेट होगी कि नहीं होगी, और होगी तो फिर क्या क्रीचर बन के बाहर आएगा। नहीं हो सकता वो, ये थ्योरी मैंने पढ़ी थी। इसमें ऐसा होता है ना कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव करके होता है, ठीक है। तो हमारे जो जीन्स हैं वो एक क्या कहते हैं रीजस ऐसे करके कुछ है, वो उससे बने हुए हैं हम लोग। तो वो 98 आई थिंक 92 या 98 या 82% इतना होता है पॉजिटिव में। लेकिन जैसे ही कोई, जैसे तूने बताया किसी फीमेल में अगर किसी और चीज़ का गया तो बॉडी क्या करती है ना, वो इम्यून सिस्टम उसको फिर खत्म कर देता है उसको। वो होता है ना कि ये ह्यूमन है ही नहीं ये चीज़, हाँ ये तो उसको खत्म कर दो, खत्म कर देता है उसको, वो ही नहीं पाता उसमें। हाँ तो लेकिन वो करते थे, उस वजह से क्या हुआ कि कई सारी लेडीज मर गई उस वजह से कि डेली उनके साथ यही चीज़ हो रही है। कभी किसी एनिमल के स्पर्म से उन्हें इंसेमिनेट करने की कोशिश की जा रही, कभी किसी उनका इम्यून सिस्टम पूरा रिस्पॉन्स में लगा ही हुआ है। तो क्या हुआ, इम्यून सिस्टम इतना हुआ कि उनको बुखार हो रहा है, कुछ हो रहा है, मर गई औरतें। छोटे बच्चे थे, उनकी बॉडीज को काट काट के देख रहे हैं वो। इवन यहाँ तक कि वो क्या करते थे कि ये देखने के लिए कि भाई ये बैक्टीरिया या ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस या ये बीमारी किस एज ग्रुप पे कैसा असर करती है। ठीक है भाई, बंद करे हुए बंदे जेल में, अच्छा ठीक है, छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के, उठा के लाओ, किसी को मलेरिया का इंजेक्शन लगा दिया, किसी को सिफिलिस का इंजेक्शन लगा दिया कि ठीक है अब देखेंगे। वो वहाँ तड़प रहा है, मर रहा है, और वो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अच्छा अभी ये कर रहे हैं। एक तो यही वाले एक्सपेरिमेंट थे, फिर एक सुपर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स भी थे अलग थे। हाँ, जैसे एक बड़ा फेमस तो वो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे हैं उसमें, ठीक है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इस लेवल के, अभी और डीप डाइव करेंगे। अभी तो एक परत खोली है हमने, तो मिला है हमें, और डीप डाइव करेंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। रेडिट के अंधेरे कोनों में जाना पड़ेगा उसके लिए, तो पता चलेगा। ये तो वो है डार्क वेब। हाँ, तो वो रेडिट जो है वो कहें कि ईजिली एक्सेसिबल काइंड ऑफ डार्क वेब है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। गूगल पे भी जो है ना, सेंसर्ड चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वही है ना, बहुत ज़्यादा ग्रूसम हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उस पर। डीप डाउन जाने के लिए फिर दूसरे ब्राउजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें फिर प्राइवेसी का खतरा है। हाँ, नहीं, रेडिट पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, रेडिट पे मिल जाती है। फिर नहीं तो फिर तो बुक्स जिंदाबाद, बुक्स को कोई कौन सेंसर कर लेगा। तो वही वाली चीज़ें यार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते ही रियलिटी रेडियो, और वीडियो को हाइप करो, लाइक करो, कमेंट में आपके सजेशंस हम हमेशा पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।